बेटा जो चैप्टर आज हमें करना है वो आई.ए. रिचर्ड्स का हम जो क्रिटिसिज्म है उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो आई.ए. रिचर्ड्स की जो हमारी क्रिटिसिज्म की थ्योरी है उसका फर्स्ट हेडिंग है ओल्ड क्रिटिसिज्म। तो ओल्ड क्रिटिसिज्म का मतलब ये हो गया कि इसने जो बुक्स लिखी हैं उसमें ये ओल्ड क्रिटिसिज्म कौन सा वाला है। नोट्स आपके पास हैं तो लिखा हुआ है ऑफ द 5 मेजर बुक्स ऑन क्रिटिसिज्म रिटन बाय आई.ए. रिचर्ड्स। 5 मेजर बुक्स लिखी हैं इसने क्रिटिसिज्म पर। द फर्स्ट मेंशन्ड 3 आर एंटायरली हिज। तो जो 5 हैं बेटा उसमें से 3 शुरू की सिर्फ इसने अपने आप लिखी है, किसी के साथ कोलैबोरेशन में नहीं लिखी है। The remaining 2 written in collaboration with the persons mentioned against each। और बाकी दोनों जिनके साथ लिखी है उनका नाम दिया हुआ है। तो टोटल 5 बुक्स कौन कौन सी है। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो हमारे कोर्स में है। दूसरा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तीसरा है कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। फोर्थ है बेटा जो इसने कोलैबोरेशन में लिखी है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स विद C.K. ऑगडन एंड जेम्स वुड। और लास्ट है द मीनिंग ऑफ मीनिंग विद ऑगडन। तो ये 5 उसकी किताबें हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं द नेचर ऑफ पोएट्री। रिचर्ड्स पोएट्री को कैसे डिफाइन करते हैं। Richards first examines the working of the human mind। रिचर्ड्स पहले पोयम क्या है, पोएट्री का नेचर क्या है, ये बाद में बताएंगे। पहले ह्यूमन माइंड को डिफाइन करते हैं कि इंसान का माइंड कैसा होता है। इट इज अ सिस्टम ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने वो लाइंस कोट करी हैं कि वो ह्यूमन माइंड को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज अ सिस्टम ऑफ इम्पल्सेस। ह्यूमन माइंड इज अ सिस्टम ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्सेस का मतलब जो हमारा एकदम से फीलिंग होता है, विच मे बी डिफाइंड एज द रिएक्शंस। इसे हम रिएक्शन भी कह सकते हैं। प्रोड्यूस्ड इन द माइंड बाय सम स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस को देख के जो एकदम से रिएक्शन होता है वो इम्पल्स जिसे हम बोलते हैं। एंड कल्मिनेटिंग इन एन एक्ट। और फिर वो एक्शन होने के बाद, वो रिएक्शन होने के बाद इट कल्मिनेट्स इनटू एक्शन। फिर हम एक्शन लेते हैं। तो ह्यूमन माइंड का मतलब वो इम्पल्सेस, वो इमीडिएट रिएक्शन किसी स्टिमुलस के लिए जो आगे चल के एक्शन में आ जाते हैं। इसके बाद वो बोलता है until the stage of action arrives। जब तक हम कोई काम नहीं करते the thoughts pull in different directions। तो हमारे थॉट्स बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत सारे इंपल्सेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। पर ये रिएक्शंस अगर एक्शन में आ जाएं तब आगे बेटा इनका एक डायरेक्शन हो जाती है। द माइंड एक्सपीरियंसेस अ स्टेट ऑफ पॉइज। पॉइज का मतलब बैलेंस। और जब हम एक थॉट को लेके काम करने लगते हैं तो माइंड पॉइज स्टेट में आ जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। ओनली व्हेन दे ऑर्गेनाइज टू फॉलो अ कॉमन कोर्स। कोर्स का मतलब डायरेक्शन। However, with each new experience, they are disturbed and remain so until they have readjusted themselves into a new poise to meet the new situation। और ये हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। इम्पल्सेस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। फिर हम एक डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं और जब हम उस डायरेक्शन में नहीं जा पाते हैं तो फिर बेटा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक डायरेक्शन में जाएंगे फिर से पॉइज में आ जाएंगे। द आइडियल स्टेट ऑफ पॉइज, इस बैलेंस की परफेक्ट स्टेट वो होती है इज वन इन विच all the impulses are able to satisfy themselves to the full। और सबसे अच्छा वो बेटा स्टेट होता है बैलेंस की
जब हमारे सारे इम्पल्सेस जो हैं वो शांत हो जाएं। बट दिस इज सेल्डम पॉसिबल। पर सेल्डम मतलब बहुत कम पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट इज ओनली अ होप फॉर, और ये हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा होगा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन of the maximum number of impulses with the minimum frustration. पोएट्री का मतलब है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम इंपल्सेस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं और मिनिमम फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक। अब बेटा हमने नेक्स्ट हेडिंग दिया है, पोएट्री इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस यूनिकली ऑर्डर्ड स्टेट ऑफ माइंड। जो पोयम है वो पोयम बेटा इस स्टेट ऑफ माइंड का रिप्रेजेंटेशन है। तो पोयम का मतलब ये हमारा रिप्रेजेंटेशन माइंड का। बाय पोएट्री रिचर्ड्स मीन्स नॉट ओनली वर्स, नॉट ओनली पोयम्स, बट ऑल इमेजिनेटिव लिटरेचर, मतलब पेंटिंग, गाना, डांस सब आ गया उसमें, विच इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द सेम स्टेट ऑफ माइंड। अभी कंटिन्यू करते हैं बेटा इसको आगे, पहले इसको हम डाइजेस्ट कर ले, जरा समझ लें। बहुत ही ब्यूटीफुल बात बेटा रिचर्ड्स बोल रहा है, पोएट्री इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस यूनिकली ऑर्डर्ड स्टेट ऑफ माइंड। बाय पोएट्री रिचर्ड मीन्स नॉट ओनली वर्स बट ऑल्सो इमेजिनेटिव लिटरेचर विच इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द सेम स्टेट ऑफ माइंड। जब भी हमारे माइंड में ऐसा होता है, हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसको लिटरेचर, पोएट्री बोलते हैं। From this, it will appear that the poet is not conscious of embedding any thought in his work. ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें लगा कि पोएट किसी भी थॉट को जब हम कोई शेप देते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। हमें लगा रिचर्ड सिर्फ ये बोल रहा है कि जो इम्पल्सेस होते हैं उनके लिए जो हम काम करते हैं उसे पोएम्स बोलते हैं। पर बेटा ऑल ही इज इंटरेस्टेड इन इज टू रिकॉर्ड द हैप्पी प्ले ऑफ इम्पल्सेस। हमें ऐसा लग रहा है वो सिर्फ इम्पल्सेस के सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है। दिस इज टू मिसअंडरस्टैंड हिम। पर अगर हम और आप ये सोच रहे हैं तो हम इसको बेटा रिचर्ड्स की बात को समझे ही नहीं, हम उसे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि रिचर्ड्स ये कहना चाहता है द रियल मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड एज सच। मीनिंग तो ये है रिचर्ड्स की बात का, पोएट्री इज टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। पोयम का मतलब है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, द हैप्पी प्ले ऑफ हिज इम्पल्सेस। But what else goes on in the poet's mind in that situation cannot be said for certain. पोएट्री का मतलब है जो हमारे इम्पल्सेस हैं, हैप्पी इम्पल्सेस, हम उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाकी जो इम्पल्सेस हमारे दिमाग में आ रहे हैं उसका जिक्र नहीं किया है रिचर्ड्स। सो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ रिचर्ड्स का नेचर ऑफ पोएट्री। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, और फिर हमने हेडिंग दी है पोएट्री एंड कम्युनिकेशन। ये दूसरा है हमारा हेडिंग, पोएट्री एंड कम्युनिकेशन। अब रिचर्ड्स कहता है कि जब पोएम लिखते हैं और कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है। मैन बीइंग अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड का मतलब हैबिट, मैन बीइंग अकस्टम्ड टू कम्युनिकेशन फ्रॉम इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब लिटिल चाइल्ड। तो जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा, 2-3 महीने का, तब से शुरू हो जाता है कम्युनिकेशन। ईच एक्सपीरियंस ऑफ हिज टेक्स अ कम्युनिकेटिव फॉर्म। हर एक्सपीरियंस बच्चे से लेके बड़े होने तक कम्युनिकेशन का होता है, एक दूसरे को अपनी बात समझाना, विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट। और हम कॉन्शियस भी नहीं होते कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बीइंग दस इनसेपरेबल फ्रॉम पोएटिक एक्सपीरियंस।
जब हमारी लाइफ से कम्युनिकेशन सेपरेट नहीं है, तो पोएट्री से कम्युनिकेशन कैसे सेपरेट हो सकता है? लाइन रीड कर रही हूं। कम्युनिकेशन बीइंग दस inseparable from poetic experience. Richards examines what kind of language poetry use. Communicate करने के लिए पोयम कौन सी लैंग्वेज यूज करती है? He says there are two, because he says there are two uses. ये जो कम्युनिकेशन है पोयम में, ये हम लैंग्वेज दो तरीके से यूज करते हैं। पहला साइंटिफिक। साइंटिफिक लैंग्वेज का मतलब वर्ड्स फॉर रेफरेंसेस, किसी चीज को समझाने के लिए। दूसरा इमोटिव। इमोटिव का मतलब वर्ड्स फॉर इमोशंस। तो जब हम पोयम लिखते हैं तो हम दो तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं। वो वर्ड्स जो साइंटिफिक हैं, जो किसी चीज को रेफर कर रहे हैं, और वो वर्ड्स जो हमारे इमोशंस को एराइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल फायर। फायर वर्ड इन साइंटिफिक वे is only a reference to the object. It faithfully recalls the object. फायर वर्ड आया, हमें आग जो है वो बेटा एकदम से हमारे आंखों के सामने आ गई, साइंटिफिक हो गया। इन पोएट्री अगर हमने लिखा है विद हार्ट ऑन फायर, तो यहाँ इमोशंस के लिए फायर वर्ड यूज हुआ है। मीन्स एन एक्साइटेड स्टेट, इट इवोक्स एन इमोशन। While science makes statements and poetry makes pseudo statements. Pseudo statements का मतलब सिर्फ वो statements जो इमोशनल होते हैं, जो ट्रू नहीं होते, जो फॉल्स होते हैं, सिर्फ क्रिएट करने के लिए होते हैं। A statement says something and is justified by its truth. Statement क्या होता है? जो सच बताए। Pseudo statement is only a statement in name. It is no literary truth. पर उसमें वैसे सच्चाई नहीं होती। जैसे बेटा हम हवा में उड़ रहे थे, तो हवा में उड़ रहे में कोई ट्रुथ नहीं है, स्यूडो स्टेटमेंट है, क्योंकि हम सच्ची में तो नहीं उड़ रहे थे, पर हम बहुत खुश थे। ये स्यूडो स्टेटमेंट हो गया। पोएट्री स्पीक्स नॉट टू द माइंड। पोएम्स कभी भी माइंड के लिए नहीं होती, बट टू द इमोशंस, हमारे हार्ट के लिए होती हैं। पोएट्री इज फेथफुल टू इट्स एक्सपीरियंस। पोएट्री लिखी ही जाती है एक्सपीरियंस होने के बाद, एंड दिस एक्सपीरियंस इज टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट मतलब टू द लिमिट टू विच इट इंड्यूसेस द सेम एक्सपीरियंस इन अदर्स। और बेटा जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, हम उसके लिए पोएट्री लिखते हैं, और वो पोएट्री हम चाहते हैं कि सामने वाला भी वो एक्सपीरियंस को शेयर। दिस इज ऑल। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस essay, द वैल्यू ऑफ पोएट्री। पोएट्री की वैल्यू क्या है? बेटा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख दिया, और आप भी इसी तरीके से एज इट इज उसको आंसर में लिख के आना। बहुत क्लियर लगता है कि आपको सब समझ आ गया, देन यू आर राइटिंग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सपीरियंस और स्टेट ऑफ माइंड? सम एक्सपीरियंसेस मस्ट बी नेचुरली गुड। अब बेटा पूछ रहे हैं पोएट्री की वैल्यू क्या है, तो हम उन्हें बता रहे हैं सम एक्सपीरियंसेस मस्ट बी नेचुरली गुड एंड सम आर बैड. It can be only the good ones that can be said to be valuable. अच्छे experiences ही तो valuable होते हैं. The mind is ever का मतलब always engaged in the unconscious process of reconciling their conflicting claims. और बेटा माइंड अनकॉन्शियसली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छे के पास दोबारा जाना है एंड ऑल दैट. The mind is ever engaged in the unconscious process of reconciling their conflicting claims. Acha bura, you know. In this, the mind unconsciously decides which impulses are valuable for it and should therefore be satisfied to the full. अब इतने सारे impulses हो रहे हैं mind में, तो कौन से अच्छे हैं वो खुद डिसाइड करता है, और किसको मैं पूरा करूंगा वो खुद डिसाइड करता है, किसको मैं छोड़ दूंगा वो खुद डिसाइड करता है. And which not and should therefore be suppressed.
तो कौन से सप्रेस करने हैं इंपल्सेस, कौन सो को मुझे फुलफिल करना है। बेटा हमने छोटा सा टेबल बनाया है। इंपल्सेस कैसे होते हैं? दो तरीके के। एक होते हैं बेटा अप्रेंटिसेस और दूसरी तरफ है एवर्जन्स। अप्रेंटाइसेस का मतलब डिजायर्स और एवर्जन्स का मतलब डिसलाइक्स। तो इंपल्सेस कैसे हो गए? अप्रेंटिसेस एंड अवर बेटा एवर्जन्स। तो अप्रेंटिसेस का मतलब हो गया डिजायर्स जो हम फुलफिल करेंगे, और ये हो गए हमारे डिसलाइकिंग जो हमें पसंद नहीं है। The mind instinctively prefers the satisfaction of appetites to the satisfaction of aversion. अब disliking को कौन पूरा करना चाहता है? Likings को पूरा करते हैं। Some appetencies are more important. For example, eating, drinking, sleeping. It seeks their satisfaction first. तो सबसे पहले ये desire पूरी करते हैं। Some appetites are elevating. वो बहुत high level के होते हैं। मॉरल वैल्यू वाले, मुझे सच बोलना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, इस टाइप के। फॉर इंस्टेंस पोएटिक एक्सपीरियंस, but it will be seen that it all proceeds from the normal working of the mind and not from any ethical motive. और बेटा ये सब काम हम जो भी करते हैं ये नॉर्मल वर्किंग ऑफ द माइंड से होता है। वैल्यू ऑफ पोएट्री खत्म। अब हमने बोला लास्ट में बेटा बस एक लाइन लिख रहे हैं, रिचर्ड्स एनालिसिस ऑफ पोएट्री। अगर हमें दो लाइन में बताना हो कि रिचर्ड्स पोएट्री को कैसे एनालाइज करता है तो हम बोलेंगे, हाउ इवन इन दिस एज ऑफ साइंटिफिक एनलाइटनमेंट पोएट्री हैज अ वाइटल रोल टू प्ले इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। रिचर्ड्स कहता है इस साइंटिफिक वर्ल्ड में भी पोएट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है, वाइटल रोल है बेटा इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी। और बेटा अब लास्ट में है वैल्यू ऑफ हिज क्रिटिसिज्म। कंक्लूड जब हम करने लगते हैं तो हम बोलेंगे जो रिचर्ड्स ने हमें समझाया उसकी वैल्यू क्या है, तो वो हमने पॉइंट वाइज लिख दी। हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ हिज क्रिटिसिज्म हेडिंग डाला। फर्स्ट, रिचर्ड टर्न्स क्रिटिसिज्म इनटू अ साइंस। उसने क्रिटिसिज्म को साइंस की तरह डिस्क्राइब किया है। द लिटरेचर इज अ साइंटिफिकली एनालाइजेबल एक्टिविटी। Number two, he says there is a clearly definable reason for every aspect of literature. लिटरेचर का हर एस्पेक्ट डिफाइन करने वाला होता है। द साइंस दैट कैन अनअर्थ द सीक्रेट्स ऑफ लिटरेचर इज साइकोलॉजी। और बेटा अगर आपको लिटरेचर समझना है तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी आनी चाहिए। थर्ड, he says from the work of the writer alone the whole of the inner process cannot be known. अगर कोई राइटर किसी चीज को लिख रहा है उससे आपको हर बात माइंड की पता नहीं चलेगी, बिकॉज मच ऑफ इट इज अनवेरिफाइबल इवन बाय द साइकोलॉजी इन द प्रेजेंट स्टेज। क्योंकि बेटा हमारा माइंड इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे साइकोलॉजी भी डिसाइड नहीं कर सकती, डिफाइन नहीं कर सकती। तो किसी राइटर ने ये क्यों लिखा है इसको आप पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। कुछ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से समझ आ जाएगा, पर बहुत ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि ह्यूमन माइंड पर अभी भी रिसर्च चल रही है। इंस्टेड ऑफ मियरली का मतलब ओनली कंटेंटिंग हिमसेल्फ विद द लिटरेरी प्रोसेस, ही गोज टू इट्स वेरी सोर्स इन द राइटर्स माइंड। और बेटा रिचर्ड्स कहता है सिर्फ राइटर के आप जो वो है लिटरेचर को मत पढ़ो, आप उसको जानने के लिए उस राइटर के माइंड तक जाओ। इंस्टेड ऑफ मियरली मतलब इंस्टेड ऑफ ओनली कंटेंटिंग हिमसेल्फ का मतलब सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ विद द लिटरेरी प्रोसेस, ही गोज टू इट्स वेरी सोर्स इन द राइटर्स माइंड। He considers an adequate knowledge of psychology an essential preliminary of literary criticism. और रिचर्ड्स कहता है साइकोलॉजी की नॉलेज होना प्रिलिमिनरी है, बेसिक है अगर आपको पोएट्री को समझना है। खत्म हो गया। कंक्लूजन लिखा है, रिचर्ड्स हैज इंस्पायर्ड अ होस्ट ऑफ फॉलोअर्स। उसकी इस थ्योरी को पढ़ के बहुत सारे उसके फॉलोअर्स बन गए। द मोस्ट नोटेबल ऑफ whom इज विलियम एम्पसन, एंड ही हैज गिवन एन एंटायरली न्यू टर्न टू क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड एंड अमेरिका। और उनकी ये थ्योरी एक नए तरीके का लिटरेरी क्रिटिसिज्म तैयार कर दिया।
but his method is too technical to be ever popular. पर ये मेथड बेटा पॉपुलर नहीं है, पर हाँ इसने बहुत सारे लोगों को फॉलोअर बनाए। ठीक है, अब इसको आप आराम से डिफरेंट हेडिंग्स में तैयार करो एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट।